हम लोग लास्ट क्लास में थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी क्या होता था। तो याद करिए, फाइनल डेंसिटी इक्वल टू, हम लोग लिखते थे इनिशियल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता था डेंसिटी पर, यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते थे तो डेंसिटी घटता था, राइट। ये हम लोग पढ़े थे, जहां पर गामा हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता था। गामा हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता था, राइट। अब जरा समझिए, हम आपसे बोले कि अगर, अच्छा इतना आइडिया आपको है कि जैसे ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा है और लिक्विड की डेंसिटी रो है, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी रो है। यहां का प्रेशर पीएटीएम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये एच नीचे हम चले जाएं ऐसे, यहां कोई पॉइंट हम लोग ए पॉइंट ले लें, हम आपसे कहें ए पॉइंट का प्रेशर कितना होगा लिक्विड के अंदर, तो आपको इतना आइडिया होगा प्रेशर ऑफ पॉइंट ए विल बी, यहाँ का प्रेशर कितना, पीएटीएम प्लस जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता चला जाता है अकॉर्डिंग टू रो जी एच। तो सरफेस पर एटमॉस्फेयर होने की वजह से प्रेशर पीएटीएम है, और जैसे जैसे अब नीचे की तरफ जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, किस हिसाब से, रो जी एच के हिसाब से। तो यहां का प्रेशर हो जाएगा पीएटीएम प्लस रो जी एच। हम उल्टा बोले कि अगर हम ए से यहां पे जाएं वापस, तो हम नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। हम लगेंगे पी ए माइनस रो जी एच, कहां पे पहुंच जाएंगे, पीएटीएम पर। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो रो जी एच ऐड करते हुए आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो पीएटीएम सॉरी रो जी एच सब्ट्रैक्ट करते हुए जाएंगे। जैसे मैं यहां से चलूं तो पी ए माइनस रो जी एच, कहां पे पहुंच जाएंगे हम लोग, पीएटीएम पर। तो देखो रिलेशन वही आएगा, पीएटीएम प्लस रो जी एच इक्वल टू पी ए, ठीक। मैं तुमसे ऐसे बोलना चाह रहा हूं कि जैसे अगर एक यू शेप का ट्यूब है, पहले समझ लीजिए, फिर हम अभी क्वेश्चन करेंगे। और हम जो सवाल कराने जा रहे हैं वो जेई मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये मान लो एक यू शेप का ट्यूब है और इसमें हमने एक लिक्विड भर रखा है, एक लिक्विड भर रखा है, राइट। यहां पे लिक्विड की हाइट h1 और यहां लिक्विड की हाइट है h2, ठीक है। एक तरफ हाइट है h1, एक तरफ हाइट है h2। यहां टेम्परेचर अगर T डिग्री सेल्सियस है और यहां पे भी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, T डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो बस मुझे इतना बता दो कि अगर दोनों तरफ टेम्परेचर बराबर है लिक्विड का, तो दोनों तरफ लिक्विड की डेंसिटी सेम होगा, क्योंकि डेंसिटी बदलेगा किसके हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से। वो अगर दोनों तरफ टेम्परेचर बराबर है तो दोनों तरफ लिक्विड की डेंसिटी भी बराबर होगी। तो बताओ, मैं तुमसे ऐसे बोलूं, यहाँ का डेंसिटी रो, इधर भी डेंसिटी लिक्विड का रो बराबर होगा। तो बताओ यहाँ का प्रेशर कितना, यहाँ का प्रेशर पीएटीएम, यहाँ का प्रेशर पीएटीएम होगा। हम इस ट्यूब में ऐसे घूमने जा रहे हैं, जब हम नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल में जाएंगे प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो, ऊपर जाएंगे प्रेशर घटेगा। तो देखो हम यहां से चले, अगर इस पॉइंट को नाम देते हैं 1 पॉइंट, तो बताओ 1 पॉइंट का प्रेशर पीएटीएम, बताओ नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, प्लस रो जी h1, कहां पे पहुंच गए, यहां बॉटम पर। यहां का प्रेशर कोई कहता तो आंसर होता पीएटीएम प्लस रो जी h1। ऐसे जा रहे हैं, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ, ऊपर उठे प्रेशर घटा, माइनस रो जी h2 बराबर कहां पे पहुंच गए, यहां पे। यहां का प्रेशर फिर कितना, पीएटीएम। तो हम एटमॉस्फेयर से अंदर गए और एटमॉस्फेयर में ही बाहर आ गए। तो बताओ दोनों तरफ से पीएटीएम पीएटीएम कैंसिल। क्या तुमने नोटिस करा, रो जी h1 इज इक्वल टू रो जी h2। यहां से तुमने क्या देखा, h1 बराबर h2, यानी हमने एक बात सीखी कि अगर दोनों तरफ लिक्विड कॉलम की हाइट बराबर होगी तो यू शेप के ट्यूब में अगर आप लिक्विड भरें तो दोनों आर्म्स में लिक्विड की हाइट
बराबर मिलेगी। कब? जब दोनों तरफ टेम्परेचर सेम। अगर ऐसा हो जाता कि एक तरफ टेम्परेचर हम कम करते हैं, एक तरफ ज्यादा करते हैं, तो बताओ दोनों तरफ लिक्विड कॉलम की हाइट बराबर नहीं होगी। फिर पता कहाँ हाइट ज्यादा होगी, कहाँ कम होगी? तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां डेंसिटी कम होगी, और जहां डेंसिटी कम वहां हाइट ज्यादा। क्योंकि इधर का रोजीएच इधर के रोजीएच के बराबर होना है, तो बताओ जहां डेंसिटी कम वहां हाइट ज्यादा। तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा उस तरफ डेंसिटी लिक्विड की कम होगी, वहां हाइट ज्यादा होगा। राइट? तो अब एक सवाल पूछने जा रहे हैं, पहले इतनी बात को आप नोट करना चाहें तो करें। हो गया? मुझे लग रहा है आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए, अब मैं जो सवाल देने जा रहा हूं वो सवाल जेईई मेंस में ऑलरेडी आ चुका है। हम आपसे कहें एक यू शेप का ट्यूब है, इसमें दोनों तरफ लिक्विड का टेम्परेचर हमने अलग अलग करा है। एक तरफ टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है और ये लिक्विड कॉलम की हाइट यहां पर L1, ठीक है। दूसरी तरफ लिक्विड कॉलम की हाइट L2 है और यहां टेम्परेचर है T2 डिग्री सेल्सियस। कौन बड़ा होगा बेटा? T2 ग्रेटर देन T1 का केस होगा। अब दोनों तरफ हाइट बराबर नहीं है, जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां हाइट ज्यादा, क्योंकि वहां डेंसिटी कम। ठीक है? हाँ, L1 L2 दिया आपको, फोटो दिया गया है, तो अंडरस्टूड। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां हाइट ज्यादा होगी, क्योंकि वहां डेंसिटी कम होगी। लिखें, क्वेश्चन लिखें। इन ए वर्टिकल यू शेप ट्यूब, in a vertical U-shaped tube containing a liquid कॉमा करके लिखें, the two arms are maintained at different temperature T1 and T2.
The two are maintained at different temperature T1 and T2. T1 and T2. Find coefficient of volume expansion of liquid. Find coefficient of volume expansion of liquid. यानी हमें इस लिक्विड का क्या बताना है, क्या बोलते हैं उसको, गामा, गामा निकालना है, राइट। अच्छा एक बात बताइए आप हमको, यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ की डेंसिटी हमने एज्यूम कर ली कि यहाँ जो लिक्विड उसकी डेंसिटी ρ1, यहाँ जो लिक्विड उसकी डेंसिटी ρ2, हमने ये एज्यूम करी है, सवाल में दिया नहीं जाएगा, हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो भाई, हम अगर इस पॉइंट को ए पॉइंट नाम दे दें और इस पॉइंट को बी पॉइंट नाम दे दें, तो हम ए से चले और इस ट्यूब में पूरा घूम जाएं और वापस बाहर निकल आए, ठीक है। तो हम ए से चले और वापस बी पर बाहर आएंगे, तो देखो इस ट्यूब में यहां से डुबकी लगाइए और ऐसे चलते जाइए। बताओ यहाँ का प्रेशर, तो ए का प्रेशर PATM, बहुत बढ़िया, PATM से शुरू कर रहा हूं, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूं प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्लस ρ1 GL1, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा, ऊपर उठ रहा हूं प्रेशर घट रहा है, तो माइनस ρ2 GL2। कहां पे पहुंच गए आप, बी पॉइंट पर, तो इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट बी, और प्रेशर ऑफ बी कितना है बेटा, PATM, तो इसको हमने वापस PATM लिख दिया। यानी हम PATM से एक तरफ से एंट्री करे और दूसरी तरफ PATM में ही बाहर आ गए, तो बताओ दोनों तरफ से PATM कट गया बेटा। चलो यहां देखो ρ1 GL1 इज इक्वल टू ρ2 GL2, तो यहां से देखो ρ1 L1 बराबर ρ2 L2, ये रिलेशन आ गया। तुम खुद सोचो, जहां डेंसिटी कम होगी वहां हाइट ज्यादा होगी, तो जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वहां हाइट कम होगी, राइट। अब सवाल ये आता है कि हमें गामा निकालना है, तो बताओ मैं एज्यूम कर ले रहा हूं, आप एज्यूम कर लीजिए एट T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल डेंसिटी ρ0 है, कितना, ρ0, भाई 0 डिग्री पर कोई ना कोई डेंसिटी तो होगी, तो हमने मान लिया 0 डिग्री पे लिक्विड की डेंसिटी ρ0 है। तो बताओ ये ρ1 डेंसिटी किस टेम्परेचर पे, अरे यार ये ρ1 डेंसिटी किस टेम्परेचर पे, T1 पे, 0 पे कितनी है, ρ0, तो ρ1 को क्या लिखेंगे, इनिशियल डेंसिटी ρ0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, तो 0 से कहां चले गए, T1, तो ये आएगा कितना, T1 ओनली, और इंटू L1। ये बहुत बढ़िया समझ लो, ये T1 कैसे आ गया, क्योंकि हम टेम्परेचर डिफरेंस लिखना चाहते हैं, तो 0 पे डेंसिटी तुमने ρ0 मानी है, तो T1 पे, तो बताओ भाई ρ2 क्या होगी, ρ0 इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगा T2 इंटू L2, दोनों तरफ से ρ0 कैंसिल, ρ0 हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो देखो L1 प्लस L1 गामा T2, L2 प्लस L2 गामा T2 T1, हमको क्या निकालना बेटा, गामा, गामा कॉमन ले लो, L1 T2 के साथ माइनस L2 T1 बराबर L2 माइनस L1, तो देखिए गामा ऑफ लिक्विड निकल चुका है, गामा लिक्विड का आ गया L2 माइनस L1 अपॉन L1 के साथ T2 माइनस L2 के साथ T1, या चाहें तो इसी को आप लिख लें L1 माइनस L2 अपॉन L2 T1 माइनस L1 T2, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में ऐसे कोई ऑप्शन मिलेगा आपको, राइट। कोई डाउट किसी को,
कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए, इसे नोट करने जा, इसे रफ कर दें। मैं मान रहा हूं आपने नोट कर लिया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल और भी बढ़िया सवाल, और भी बढ़िया शानदार क्वेश्चन। ये एक ट्यूब है, इस शेप का ट्यूब है। यहां पर लिक्विड 52.8 सेंटीमीटर हाइट तक भरा गया है, और यहां का जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेल्सियस। ये हाइट है 49 सेंटीमीटर, और यहां का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। फिर यहां का टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस, और यहां की जो हाइट है 51 सेंटीमीटर ये, और यहां का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। लिखिए फाइंड गामा लिक्विड, फाइंड गामा लिक्विड। गामा लिक्विड का मतलब क्या है? वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट हमें लिक्विड का बताने को कहा गया है। ठीक है, चलो बताओ, हमारी थोड़ी सी मदद करिए। कितने टेम्परेचर है पूरे ट्यूब में? तो कितने तरीके की डेंसिटी पूरे ट्यूब में? दो। 5 डिग्री पे डेंसिटी क्या मान लो? रो1। 5 डिग्री जहां जहां, यहाँ कितना 95 है, अच्छा ये हाइट भी तो 49 सेंटीमीटर होगी। अच्छा सुनो, हमने ये मान लिया कि जहां जहां 5 डिग्री वहां डेंसिटी रो1, और जहां जहां 95 डिग्री वहां डेंसिटी रो2। तो बताओ क्या ये रो2 लिक्विड, ये रो1 लिक्विड, ये रो2 लिक्विड, और ये रो1 लिक्विड। बहुत बढ़िया। जहां जहां डेंसिटी, जहां जहां 95 डिग्री वहां रो2 मान ली, जहां जहां 5 डिग्री सेल्सियस वहां रो1। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, यहां से शुरू करेंगे। इसे नाम दे दें पॉइंट ए, और यहां बाहर निकलेंगे बी पॉइंट। ए पॉइंट से डुबकी लगाएंगे, पूरे ट्यूब में घूमेंगे, बाहर कहां से निकलेंगे? बी से। चलिए शुरू करिए, ए से शुरू करो। ए का प्रेशर बोलो बोलो, पीएटीएम। ए से शुरू कर रहा हूं, ए का प्रेशर पीएटीएम, अंदर जाना है प्रेशर अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग इक्वेशन बोलो, रो टू जी एच कितना? 52.8। हालांकि मीटर में रखना चाहिए, हम नहीं लिख रहे हैं, सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब सेंटीमीटर में तो 10 की पावर -2 पूरे से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा भविष्य को देखते हुए, तो सेंटीमीटर में रखेंगे। राइट, अब देखना कहां तक पहुंच गए, बॉटम तक पहुंच गए। अब तो हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, प्रेशर में कोई बदलाव, ऊपर उठ रहे हैं प्रेशर, ऊपर जाने प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने प्रेशर घटेगा। माइनस रो1 जी, रो1 जी 49, यहां पहुंच गए। हॉरिजॉन्टल गए, प्रेशर में कोई चेंज, फिर नीचे गए प्रेशर बढ़ा, प्लस रो2 जी 49, यहां आ गए। हॉरिजॉन्टल में कोई प्रेशर चेंज नहीं, ऊपर जाना प्रेशर घट रहा, माइनस रो1 जी 51,
बराबर कहां पहुंच गए, बी पर, बी का प्रेशर पीएटीएम बराबर पीएटीएम। एक लाइन का सवाल हो गया है, एक लाइन का सवाल हो गया। सवाल में बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं, बस देखने में डरावना है। पीएटीएम से पीएटीएम कटता हुआ, जी से जी कटता हुआ, रो 2 के साथ 52.8 प्लस 49 क्यों बराबर रो 1 के साथ 51 प्लस 49। देखो क्या मैं सही लिख रहा हूं, तो उधर रो 2 के साथ ये हाइट कितनी बेटा, अरे बताइए भाई 101.8 और ये रो 1 इंटू 100, देख लो यार, देख लो भाई, कोई दिक्कत पक्का बताओ, अगर दिक्कत नहीं तो बताइए। रो 2 वो डेंसिटी जो कितने डिग्री पर है 95, तो हम मान लें कि 0 डिग्री पर डेंसिटी रो नॉट है, तो इसे लिखेंगे रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा डी कितना 95 101.8। हमने मान लिया 0 डिग्री पर डेंसिटी रो नॉट है, तो 5 डिग्री पर डेंसिटी रो 1 रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा डी 5 इंटू 100, दोनों तरफ से रो नॉट क्या हुआ कैंसिल। बोलिए अब इधर आ जाओ, कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिए मेरे साथ, तो 1.018 हुआ ये, देखो वो 101 ही हो रहा ना, क्यों 1.018 100 से डिवाइड कर दिया बराबर 1 प्लस गामा 95 अपॉन 1 प्लस गामा 5। गामा का किस ऑर्डर का होता है, गामा 10 की पावर -4 -5 इस ऑर्डर का होता है। तो जरा देखो इसको, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस गामा 95 -5, बोलो जल्दी से, और यहां आ गया डाउट, यहां आ गया डाउट, इसको लिखा मैंने इतने को, ये मैंने सही लिखा मेरी नजर में, आपको लग रहा है कैसे हो गया, सवाल ये आ रहा है। तो मैं फोटो हटाऊं, फोटो हटाऊं, ये हो गया, इधर हटा दें, ये हटा दें, देखिएगा जरा ये कैसे आ गया, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी है, काय के लिए पढ़ी है, देखने के लिए, उसका यूज करिए ना। तो देखिए ये नंबर था 1 प्लस गामा 95 अपॉन 1 प्लस गामा 5, इसको हम लिख सकते थे 1 प्लस गामा 95 इंटू 1 प्लस गामा 5 की पावर -1। बोलो अब देखो ये क्या लिखा है, 1 प्लस 95 गामा इंटू 1, इसको एक्सपेंड करो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 माइनस एन एक्स 5 गामा, और जो हाई डिग्री के टर्म होंगे गामा स्क्वायर गामा क्यूब उनको नेग्लेक्ट। चलो अब इसको ओपन करो, मल्टीप्लाई करो 1 से 1 95 गामा -5 गामा -5 इंटू 95 गामा स्क्वायर को टेंडिंग टू 0, क्योंकि गामा ही 10 की पावर -5 है या -4 है, तो गामा स्क्वायर तो 10 की पावर -8 नेग्लेक्ट टेंडिंग टू 0। तो ये क्या बचा बेटा 1 प्लस 95 -5 गामा कितना आ गया बेटा 1 प्लस 90 गामा। तो ये मैंने देखो डायरेक्ट लिख दिया था, बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 1.018 बराबर 1 प्लस गामा इंटू 90, सही है ना। अब बताइए, अब तुम कंफर्म कर दियो तो फिर सही है, क्योंकि मैथमेटिक्स के विद्वान प्रगाढ़ विद्वान, बिल्कुल मैथ ने जन्म यहीं से लिया है, ये बना लीजिए कितना हो रहा है 0.018 बराबर गामा इंटू 90। जल्दी बताओ गामा की वैल्यू,
गामा बराबर, आयुष बोलिए, करो करो करो, गलत, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, यही आ रहा, तो यही है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। आज आप लोग काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, तो काफी खुश नजर आ रहे हैं आप लोग। हटा दिया जाए। अब देखो, इससे हटाएं, थोड़ा सा इसमें क्या ना, अभी जब तक घिसेगा तब ये सही लाइन में आएगा। ठीक है, हेड डालें, एक्सपेंशन ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप, हम बाई मेटेलिक स्ट्रिप का टेम्परेचर के साथ एक्सपेंशन देखना चाहते हैं। ठीक है, बाई मेटल का मतलब, दो मेटल की स्ट्रिप है, दो मेटल से मिलकर के बनी है। समझो कैसे, पहले समझ लीजिए, दो मेटल से मिलकर कैसे बनी है। एक मान लो ये एक स्ट्रिप है, मान लो टंगस्टन। टंगस्टन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल बोले टंगस्टन का, डब्ल्यू। तो ये टंगस्टन है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, और ये स्ट्रिप का जो मोटाई है, थिकनेस है, ये इसका सेंटर लाइन है। ये मान लो ये जो टंगस्टन का स्ट्रिप है, इसका जो मोटाई है ये d है टोटल, ये d/2 और ये d/2। समझो बढ़िया से, ये टंगस्टन का स्ट्रिप है, कितना थिक है? d थिक है, ठीक। अच्छा, इसी के नीचे दूसरा देखो, ऐसे हमने बेल्डिंग कर रखा है इसके साथ दूसरा मटेरियल, ये मान लीजिए कॉपर, ये इसका सेंट्रल लाइन है कॉपर का, और कॉपर भी कितना थिक है? d थिक है, तो ये भी d/2 और ये भी d/2, ऐसे। ये इसका सेंट्रल लाइन, यानी दो स्ट्रिप हैं जो दोनों ही कितना थिक हैं? d थिक है। एक टंगस्टन, एक कॉपर। कौन ज्यादा एक्सपेंसिबल है? टंगस्टन। बहुत बढ़िया। तो अल्फा टंगस्टन इज ग्रेटर देन अल्फा कॉपर, ये हमको दिया गया है। इनिशियल लेंथ दोनों की बराबर दिख रही है, दोनों की इनिशियल लेंथ बराबर पाई जा रही है, देख लीजिए, ठीक। कोई दिक्कत है क्या? हमने इस बाई मेटेलिक स्ट्रिप को डेल्टा टी टेम्परेचर हीट कर दिया। हमने इसको डेल्टा टी टेम्परेचर हीट कर दिया। बताओ भाई, कौन ज्यादा बढ़ना चाहता है? टंगस्टन। कम बढ़ना चाहता कौन? कॉपर। और दोनों अपने अपने फ्री एक्सपेंशन तक पहुंचना चाहते हैं। फ्री एक्सपेंशन का मतलब जितना बढ़ना चाहते हैं उतना
बढ़ेगी नहीं को मिलेगा। क्यों मिलेगा? दोनों तरफ खुला है, कोई रुकाव तो है नहीं, रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, इधर भी खुला है इधर भी खुला है, तो दोनों अपने अपने फ्री एक्सपेंशन की तरफ पहुंचेंगे। लेकिन सवाल दिक्कत एक है, हमने इनको क्या कर रखा है यहाँ पे? बेल्डिंग। एक कह रहा हम ज्यादा बढ़ना चाहते हैं, एक कह रहा हम कम बढ़ना चाहते हैं, तो क्या होगा? अब ये कह रहा मुझे ज्यादा बढ़ना है, ये कह रहा मुझे कम बढ़ना, और दोनों को साथ रहना भी है क्योंकि वेल्डिंग है। समझो मतलब कहने का क्या। अगर हम टंगस्टन का एक्सपेंशन देखें तो टंगस्टन की सेंट्रल लाइन का देखेंगे। मान लो हम कहते हैं ये पॉइंट है टंगस्टन का 1 पॉइंट, ठीक। अगर हमें कॉपर का एक्सपेंशन देखना होगा तो हम इसके सेंट्रल लाइन का एक्सपेंशन देखेंगे। मान लो ये 2 पॉइंट, बताओ 1 पॉइंट टंगस्टन का, 2 पॉइंट कॉपर का आमने सामने है, और ये 1 और 2 हमेशा आमने सामने रहेंगे क्योंकि तुमने दोनों स्ट्रिप को क्या कर रखा है? वेल्डिंग। और दोनों अपने अपने फ्री एक्सपेंशन तक पहुंचना भी चाहते हैं और हमेशा आमने सामने भी रहना चाहते हैं। कैसे संभव है? तो क्या होगा बताइए मानस त्रिपाठी, आप बताइए। आयुष, यस। तो जो ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता है वो ऊपर, टूट नहीं, और जो नीचे वाला वो मतलब इसका से बेंड हो जाएगा, सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम बाई मेटेलिक स्ट्रिप को गर्म करते हैं तो वो सर्कल में ब्रेक हो जाता है। क्यों? जो ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता है वो कॉन्वेक्स साइड, जो कम एक्सपेंड करना चाहता है वो कॉनकेव साइड, कुछ इस तरीके का शेप अचीव कर लेता है। देखो ऐसे टंगस्टन ऊपर साइड चला जाएगा, कॉन्वेक्स साइड, और जो कॉपर है वो कॉनकेव साइड, ऐसे। ये टंगस्टन का सेंट्रल लाइन है, ये कॉपर का सेंट्रल लाइन। तो देखो ये 0.1 टंगस्टन का, ये 0.2 कॉपर का भी आमने सामने है। लेकिन बताओ अब बड़ी लेंथ किसकी है? टंगस्टन। टंगस्टन ने अपना फ्री एक्सपेंशन अचीव करा है, कॉपर ने भी अपना फ्री एक्सपेंशन अचीव करा है। तो वो हमसे ऑब्जेक्टिव में सवाल करते हैं कि जब हम किसी बाई मेटेलिक स्ट्रिप को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सर्कुलर आर्क में। और जब सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट होता है तो कहते हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, इस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सुनो, इनका कॉमन सेंटर क्या यहां कहीं मिलेगा? ऐसे ऐसे मिले, ये होगा इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? ये बताओ कौन सी साइड है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स साइड कौन सा मटेरियल जाएगा? टंगस्टन, जिसका अल्फा बड़ा। और कॉनकेव साइड कौन सा है? कॉपर। ये कॉपर है और ये टंगस्टन है, और जो नीचे है वो कॉपर, क्योंकि अल्फा टंगस्टन इज अल्फा कॉपर से ग्रेटर है, राइट। अब बताओ हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ कहां से निकाले? सेंटर से। कहां की दूरी? सवाल आया कहां की दूरी। तो जहां पे इनका जंक्शन था, जंक्शन कहां था? ये जहां वेल्डिंग थी। तो हम यहां से देखेंगे, यहां से सेंटर से यहां तक की दूरी, ये होगी एवरेज रेडियस, ये होगी एवरेज रेडियस। हमेशा रेडियस हम कहां से मानेंगे? जहां ज्वाइंट है। अच्छा, फाइनल लेंथ टंगस्टन की कहां से लेंगे? इनर सरफेस से, आउटर सरफेस से, सेंटर से? सेंटर से। तो ये देखो फाइनल लेंथ है किसकी? टंगस्टन की। और ये जो डॉट 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 सेंट्रल लाइन है ये फाइनल लेंथ है कॉपर की। तो जरा बताना मुझे, मैं यहां लिखने चला, आफ्टर हीटिंग फाइनल लेंथ ऑफ टंगस्टन, फाइनल लेंथ ऑफ टंगस्टन बताओ क्या लिखोगे? इनिशियल लेंथ ऑफ टंगस्टन 1 प्लस अल्फा टंगस्टन डेल्टा टी। बोलिए। अच्छा, ये फाइनल लेंथ टंगस्टन की तुम लिख क्या सकते हो? ये वाली फाइनल लेंथ देखो, ये फाइनल लेंथ, ये फाइनल लेंथ, ये फाइनल लेंथ। तो बताओ ये फाइनल लेंथ रेडियस कितनी यहां तक की? आर एवरेज यहां तक की रेडियस, आर एवरेज प्लस डी बाई टू। बहुत बढ़िया, ये डी बाई टू होगा। तो बताओ ये आर्क लेंथ टंगस्टन के सेंटर वाली लाइन की, ये लिखा जाएगा आर एवरेज प्लस डी बाई टू इंटू थीटा, रेडियस इंटू एंगल। मान लो इसने सेंटर पे एंगल बनाया थीटा, ये थीटा हमने एज्यूम कर लिया, कट जाएगा अपने आप। यही आर हमें निकालना है एवरेज,
और ये बताओ बन गया एल नॉट 1 प्लस अल्फा टंगस्टन डेल्टा टी इक्वेशन नंबर 1। कॉपर के लिए बताओ, चलो कॉपर की फाइनल लेंथ बोलो बोलो, कॉपर की रेडियस कितनी होगी? कॉपर की सेंट्रल लाइन ये देखो, ये क्या आर एवरेज माइनस डी बाई 2 होगा? बहुत बढ़िया, तो ये लिखेंगे आर माइनस डी बाई 2 इन टू थीटा एंगल, और ये होगा एल नॉट इनिशियल 1 प्लस एल्फा कॉपर डेल्टा टी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बताइए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, करिए डिवाइड जल्दी से, दोनों को डिवाइड करिए भाई। ये हटा दें फोटो, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछते हैं वो कि जो एवरेज रेडियस है वो टेम्परेचर डिफरेंस के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अभी देखो निकल के आएगा। मैं यहां पर अब बस कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, दोनों को डिवाइड करो यार, तो ऊपर हुआ आर प्लस डी बाई 2, नीचे बोलो आर माइनस डी बाई 2 बराबर एल नॉट से एल नॉट कैंसिल 1 प्लस अल्फा टंगस्टन डेल्टा टी, नीचे 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा टी। क्या आपने कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो पढ़ा है? पढ़ा है? क्या होता है कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो? ए बाई बी अगर बराबर है सी बाई डी के, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। पढ़ा था हमने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब बताओ क्या करो, लगा दो कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो, इसे ए मानो इसे बी मानो, ए प्लस बी क्या हुआ 2r, ए माइनस बी डी बराबर सी प्लस डी, इसमें स्क्वायर करो 2 प्लस अल्फा टंगस्टन प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा टी, सी माइनस डी इसमें से माइनस करो अल्फा टंगस्टन माइनस अल्फा कॉपर डेल्टा टी। बोलो भाई, गौर से देखिए, गौर से, अल्फा टंगस्टन किस ऑर्डर का? 10 की पावर -4। कॉपर का भी अल्फा किस ऑर्डर का? 10 की पावर -4। तो जरा देखो ये क्या लिखा है, ये 10 की पावर -4, ये 10 की पावर -4 ऐड होके 10 की पावर -4 ही रहेगा। अरे तो 2 प्लस 10 की पावर -4 ऑर्डर आ रहा है, तो 2 में जो नंबर ऐड हो रहा है वो 10 की पावर -4 है, तो 2.0001 इस तरीके का एडिशन हो रहा है। तो बेहतर होगा कि हम उसको क्या करते हैं 2 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट, क्योंकि ये अल्फा 10 की पावर -4 ये भी 10 की पावर -4, तो ऐड होकर 10 की पावर -4 ऑर्डर का ही तो होगा। तो बताओ क्या हम 2 के रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नेग्लेक्ट, यहां ना कर देना नेग्लेक्ट, ये 10 की पावर -4 में से 10 की पावर -4 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 की पावर -4 ऑर्डर का होगा, लेकिन नीचे डिवाइड में है तो वैल्यू को बड़ा करेगा। तो बताओ यहां से देखो क्या बचा, 2r बाई डी इज इक्वल टू 2 अपॉन अल्फा टंगस्टन माइनस अल्फा कॉपर डेल्टा टी, दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल, तो देखो आर एवरेज, एवरेज रेडियस डी अपॉन अल्फा टंगस्टन माइनस अल्फा कॉपर, और ये आया डेल्टा टी, ये आ गया आंसर, ये आ गया एवरेज रेडियस। तो गौर से देखिए एवरेज रेडियस किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है और कैसे डायरेक्टली रिलेटेड है या इनवर्सली। आर एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, आर एवरेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, आर एवरेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन एक्सपेंशन कोफिशिएंट। बोलो भाई, तो
ऑप्शन में आपको कोई भी एक फॉर्म ऐसे मिल सकता है, एक बार पूछा जा चुका सवाल। और ये पूछा गया था कि वो टेम्परेचर डिफरेंस के साथ कैसे प्रोपोर्शनल, तो आंसर क्या होगा, डायरेक्टली कि इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। हेड डालिए, एक्सपेंशन ऑफ स्केल एंड रॉड, स्केल एंड रॉड। हम एक्सपेंशन पढ़ने जा रहे हैं किसका, स्केल और रॉड का। ठीक, स्केल और रॉड का मतलब क्या है, एक रॉड होगा, एक स्केल होगा जिससे उस रॉड की लेंथ को नापेंगे। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं बहुत ही स्मॉल माइक्रो एक्सपेंशन का कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला केस जो हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिए कि जो अल्फा रॉड है वो 0 है। इसका क्या मतलब, रॉड का अल्फा 0, इसका मतलब रॉड एक्सपेंड नहीं कर रहा है। रॉड का जो मटेरियल है वो नॉन एक्सपेंसिबल है। मान लो रॉड लकड़ी का है, आप गर्म करिए, लकड़ी एक्सपेंड करेगा नहीं, कर जल जाएगा, लेकिन एक्सपेंड नहीं करेगा, नॉन एक्सपेंसिबल, राइट। ये ऐसे कहें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी नापनी है, तो ये दूरी समय के साथ, टेम्परेचर के साथ मतलब बढ़ रही घट रही कि कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो मान लो हमें एक ऐसा मेजरमेंट लेना है जो टेम्परेचर के साथ बदल नहीं रहा है, हमें ग्राउंड पर किन्हीं दो पॉइंट के बीच की दूरी नापनी है। ठीक, तो एक ऐसा रॉड जिसकी लेंथ क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगी, उसमें कोई एक्सपेंशन कोफिशिएंट नहीं। जैसे हमें ग्राउंड में दो पेड़ हमने लगा दिए, दो पेड़ के बीच की दूरी नापनी है, तो हमने देखा होगा सर्वे करते घूमते हैं लोग रोड पे, सर्वेयर्स। तो दो पेड़ों के बीच की दूरी अगर नापनी है तो दो पेड़ की दूरी क्या बीच बदलेगी क्या, तो वो क्या है, अल्फा उसका क्या है, 0। दो पेड़ के बीच की दूरी का अल्फा 0। लेकिन हम मापने गए, स्टील का टेप लेके गए, स्टील का टेप, तो बताओ जो स्केल है वो स्टील का है, वो कैसा है, एक्सपेंसिबल, मेटल है, मेटल इज एक्सपेंसिबल। तो अल्फा स्केल इज नॉन जीरो, अल्फा स्केल इज नॉन जीरो, यानी जो स्केल है वो एक्सपेंड करने जा रहा है, रॉड एक्सपेंड नहीं करेगा। ठीक है, हम आपसे पहले कुछ बातचीत करें थोड़ा सा, इसको, इस टॉपिक में लोग कंफ्यूजन में रहते हैं थोड़ा सा, अभी से तुमको थोड़ा हो रहा होगा, तो पहले हम वो कंफ्यूजन खत्म कर देंगे। फॉर्मूला बनेंगे कुछ, लेकिन वो रटना नहीं बिल्कुल भी, आप उसका मीनिंग समझिए। हर सवाल में कोई फॉर्मूला नहीं लेंगे, सेंस अगर रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए, हम आपसे कहें यहां से यहां तक की दूरी, या ये मार्कर समझ लो, ये मार्कर एक्सपेंसिबल नहीं है, यहां से यहां तक की दूरी मान लो 15 सेंटीमीटर है। ठीक, ये कह रहा हम 15 सेंटीमीटर के हैं, ये इसकी रियल लेंथ है। एक स्केल स्टील का टेप हम लाए, उसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, कितना, 30 डिग्री है मान लो। कैलिब्रेशन टेम्परेचर का मतलब है कि स्केल के कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो गैप है
वो 30 डिग्री पे करेक्ट है। यानी हर दो गैप के बीच का अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और वो 1 सेंटीमीटर एक्चुअल है, किस टेम्परेचर पे? 30। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वो गैप भी बढ़ा। तो होगा क्या, मान लो तुम इस रॉड की लेंथ जो कि एक्चुअल में 15 सेंटीमीटर थी, तुम एक ऐसे टेप से मेजर करने गए जिस टेप का कैलिब्रेशन टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री। तुम गए गर्मी में मेजर करने हो 50 डिग्री पे, तो बताओ तुमने टेप फैलाया तो जो 15 सेंटीमीटर वाला नंबर था वो कहां चला गया? आगे। अब यहां जो नंबर होगा वो 15 से कुछ कम, तो तुम टेप में जो रीडिंग लोगे वो रीडिंग तुम्हें 15 से कुछ कम मिलेगी। तो यानी तुम जो रीडिंग लाओगे हाई टेम्परेचर पे वो एक्चुअल से कुछ कम मिल गई। यानी एक रॉड जिसकी लेंथ नहीं बदल रही है, हम उसको एक ऐसे स्केल से मेजर करने गए जिसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर 30 डिग्री है और हम 50 डिग्री पे रीड करने चले गए, तो जो 15 सेंटीमीटर का नंबर स्केल पे हुआ करता था वो तो आगे चला गया, पता चले यहाँ पे 13.5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे कि स्केल की जो रीडिंग आई वो एक्चुअल से कुछ कम आ रही है। बहुत बढ़िया। अब मान लो आपका सर्दी में टेम्परेचर 2 डिग्री पहुंच गया है, राइट? तो बताओ 2 डिग्री, तो स्केल क्या कर गई? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो बताओ जो 15 सेंटीमीटर था वो कहां पीछे चला गया? अब यहां 15 से ज्यादा। अब तुम रीडिंग लोगे एक्चुअल से ज्यादा। क्लियर? रटना बिल्कुल नहीं, समझना है। आप सुनो, हम लोग बचपन में, पता नहीं आपने ऐसा किया या नहीं किया, पहले कपड़े खरीदने जाते थे तो कपड़े जीन्स हम लोग नहीं खरीदते थे, बनवाते थे, सिलवाते थे कपड़े। तो जाते थे 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 3 मीटर कपड़ा दे दीजिए, ऐसे दुकान पे जाते थे। और एक घर में 4 बच्चे होते थे तो चारों एक सही कपड़ा पहनते थे। किसी शादी में जाते थे तो अलग से नजर आता था ये फैमिली एक है, राइट? तो ऐसा करते थे हम लोग। तो क्या होता था कि हम लोग, वो लोग किससे नापते थे? एक स्टील का स्केल रखते थे और ऐसे फैलाते थे, खटाक से कैंची चला देते थे, ऐसे तो करते थे। तो मान लो उस स्टील का जो स्केल होता था उसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर 35 डिग्री है। तुम गए गर्मी में, गए 50 डिग्री पे गए, बोले 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो स्केल का जो 2 मीटर वाला नंबर है वो कहां चला गया? आगे खिसक गया। तो अब उसने 2 मीटर जब नापा तो तुम्हें एक्चुअल से ज्यादा मिल गया। तो जब तुम कैलिब्रेशन टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर पे गए लेने कपड़ा तो तुम एक्चुअल से ज्यादा लेके आ गए। बहुत खुशमत हुई है क्योंकि वो ज्यादा बहुत माइक्रो है, बहुत माइक्रो, लेकिन हम उस माइक्रो की भी बात करने चाह रहे हैं, राइट? चलिए, तो अब अगर हम बात करें तो ये बात एकदम क्लियर है, पक्का? चलिए, तो देखना अब हम इसी में रिजल्ट तैयार करेंगे और बहुत आसान रिजल्ट, जो हमने समझाया बस उसी को लिखूंगा। अब मैं तुमसे कहूं ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये रॉड एक्सपेंड होने वाली नहीं है, तो बताइए जो रॉड है वो एक्सपेंड नहीं कर रहा है लेकिन स्केल जो है वो एक्सपेंसिबल। ध्यान दीजिए, यहां एक स्केल था ऐसे, ये मान लो स्टील का टेप है, इस स्केल में ऐसे नंबर लिखे होंगे, ऐसे नंबर लिखे होंगे। तो मैं तुमसे कहूं अगर इसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर T0 डिग्री सेल्सियस है, ये इसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर है, कैलिब्रेशन टेम्परेचर। तो बताओ इस स्केल के सामने, इस रॉड के सामने यहां पे स्केल में एक नंबर लिखा है LS, LS। तो बताओ स्केल में कोई ना कोई नंबर तो यहां प्रिंटेड होगा ना। तो बताओ LS इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड। और ये बताओ क्या ट्रू रीडिंग है? क्या ट्रू रीडिंग है? किसका? स्केल का। किस टेम्परेचर पे? कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे। यही रॉड की एक्चुअल लेंथ है। बोलो अब क्या किया हमने? देखो अगर तुम T0 डिग्री पे स्केल को फैलाओगे तो रॉड के सामने स्केल का जो भी नंबर आएगा वो एकदम
सही रीडिंग को रीड करेगा। अगर हम कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे अपने स्केल ऐसे फैलाया तो रॉड के एंड के सामने स्केल का अगर एलएस नंबर पाया गया तो ये बताओ स्केल उस रॉड की एक्चुअल लेंथ को ही तो रीड करेगा। और क्या यही ट्रू रीडिंग होगी? क्या यही लेंथ ऑफ रॉड के बराबर होगा? राइट। अब हमने क्या गलती करी, ध्यान दीजिए। हम रीडिंग लेने चले गए डेल्टा टी टेम्परेचर ज्यादा पे। मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया, डेल्टा टी बढ़ गया, तो बताओ जरा स्केल का ये वाला मार्क कहां चला गया? आगे खिसक गया। अब तुमने क्या देखा कि स्केल में यहां पे रॉड के सामने यहां पे अब एक नंबर एलएस डैश आ गया, और जो एलएस है वो आगे खिसक गया, थोड़ा आगे खिसक गया। तो बताओ तुम मुझे, क्या मैं अब ये कह सकता हूं कि अब रॉड की लेंथ के सामने बताओ कौन सा नंबर है? बोलिए, रॉड की लेंथ के सामने अब कौन सा नंबर है? एलएस डैश। बताओ ये एलएस डैश पहले से यहां था कि एक्सपेंशन करके यहां पहुंचा? एक्सपेंशन। तो देखो मैं वही लिख रहा हूं, ध्यान से देखना मैंने जो बोला कि एलएस डैश स्केल का एक मार्क एलएस डैश एक्सपेंशन करा अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ स्केल ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी, और ये बन गया लेंथ ऑफ रॉड। यानी बताओ स्केल का एक नंबर जो वास्तव में पीछे हुआ करता था कहीं, ये वास्तव में देखो पहले यहां कहीं होगा एलएस डैश, और वो एलएस डैश एक्सपेंड करके रॉड के एंड के सामने आ गया। तो हमने वही किया, एलएस डैश को एक्सपेंशन करा दिया और रॉड की फाइनल लेंथ के बराबर कर दिया। तो बताओ एलएस डैश क्या आ गया? लेंथ ऑफ रॉड अपॉन 1 प्लस अल्फा स्केल डेल्टा टी। और देखो ये एलएस डैश क्या चीज है? ये एलएस डैश न्यू रीडिंग ऑफ स्केल किस टेम्परेचर पे? एट टेम्परेचर टी नॉट प्लस डेल्टा टी। और बताओ ये रीडिंग लेस देन एक्चुअल रीडिंग, ये एक्चुअल से कुछ कम ही तो होगी। अब देखो एल एस डैश बराबर क्या आ गया? एल आर। एल आर को हम लिख सकते हैं एल एस। देखो एल एस लेंथ ऑफ रॉड एल एस के बराबर थी, तो एल एस हो गई पुरानी रीडिंग अपॉन 1 प्लस अल्फा स्केल डेल्टा टी। तो बताओ जो एल एस डैश है न्यू रीडिंग, क्या ये लेस देन एक्चुअल है? बोलो भाई। तो ये देखो एल एस डैश स्केल रीडिंग एट टेम्परेचर टी नॉट प्लस डेल्टा टी, जो कि लेस देन एक्चुअल, लेस देन एक्चुअल। और ये एल एस एट टेम्परेचर टी नॉट डिग्री सेल्सियस एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग। बोलिए। तो कोई फॉर्मूला मत रटिएगा कि ये कोई फॉर्मूला बन गया ना, आप तो इतना दिमाग में रखिए बस कि कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे रॉड के सामने स्केल का जो भी नंबर होगा वो सही नंबर होगा, और बढ़े हुए टेम्परेचर पे क्या होगा? स्केल का कोई एल एस डैश नंबर जो पीछे हुआ करता था वो एक्सपेंशन के बाद रॉड की लेंथ के सामने पहुंच गया। तो एल एस डैश को हमने एक्सपेंड कराया और लेंथ ऑफ रॉड के बराबर कर दिया। बोलो भाई, कोई दिक्कत? अभी बता दो कोई डाउट हो, एक सवाल लिखिए। एक सवाल रखें, बोला। देखो ए सर्वेयर्स 30 मीटर स्टील टेप, ए सर्वेयर्स 30 मीटर स्टील टेप, उसका स्टील का टेप कितना लंबा है? 30 मीटर। ए सर्वेयर्स 30 मीटर स्टील टेप इज करेक्ट at 20 degrees Celsius, is correct at 20 degrees Celsius, is correct at 20 degrees Celsius। ठीक है, फुल स्टॉप वाला लिखिए। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 points, the distance between 2 points
the distance between 2 points as measured by the step, the distance between 2 points as measured by the step on a day when temperature is 35 degrees Celsius, when temperature is 35 degrees Celsius is 26 meter. 35 degrees Celsius is 26 meter, right? Full stop बाद लिखें. What is the true distance between these points? What is the true distance between these points? What is the true distance between these points? अल्फा स्टील लिख लो, 1.2 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस दिया गया. ये दिया गया आपको अल्फा स्टील. ठीक है, पहले सवाल का मतलब समझाइए हमको, तब आप करिएगा. कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सवाल को समझो तो सब लग जाएगा. 2 पॉइंट के बीच का गैप, जल्दी ये बताओ, हमें 2 पॉइंट के बीच का गैप मेजर करना. एक स्टील का टेप है, वो करेक्ट है किस टेम्परेचर पे? 20. तो 20 डिग्री कैलिब्रेशन टेम्परेचर. 20 डिग्री क्या हो गया? कैलिब्रेशन टेम्परेचर. मतलब वो एक्चुअल रीड करेगा किस टेम्परेचर पे? 20 डिग्री. तुम रीड करने का किस पे? 35. तो बताओ, हमने टेप फैलाया 35 पे, तो जो पॉइंट यहां होना चाहिए था वो कहां चला गया? आगे. तो यहां जो नंबर मिलेगा वो एक्चुअल से कुछ, तो जो रीडिंग तुम लेके आए 26, ये एक्चुअल से कम है. यानी सही लेंथ इन 2 पॉइंट के बीच की 26 से कुछ ज्यादा. करिए कितना, अब करिए. बताइए. तो मैं कहना चाहिए, बताओ, ये 2 पॉइंट है, मान लो, ध्यान दो, ये 2 पॉइंट, हमें इनके बीच की ये दूरी मेजर करनी है. ये लेंथ ऑफ रॉड, ये हम मेजर करना चाहते हैं. ठीक, हमने टेप फैलाया, टेप सही रीड करता कितने पर? 20. अगर हम 20 डिग्री पे फैलाते, ऐसे सोचो, अगर 20 डिग्री पे फैलाते तो यहां जो नंबर होता, समझिएगा, ये नंबर होता क्या? यही सही नंबर होता. ये LS ट्रू रीडिंग होता. ठीक, ये ट्रू रीडिंग होता. तुमने फैलाया कितने पर? 35 पर. तो क्या हुआ 35 पे? ये पॉइंट कहां चला गया? आगे. अब यहां जो नंबर आया वो LS डैश, और वो कितना दिख रहा है तुम्हें? 26 सेंटीमीटर है कि मीटर है? मीटर. यानी यहां जो नंबर आया LS डैश 26, बताओ ये 26 यहां कब पहुंचा? 35 डिग्री पर. यानी कितने डिग्री गर्म करने पर? यानी बताओ जो 26 मीटर का मार्क है, बताओ वो एक्चुअल में यहां था कि एक्सपेंशन के बाद पहुंचा? तो मैं लिखने चला, देखो 26 मार्क स्टील के टेप के मटेरियल के हिसाब से एक्सपेंशन करने के बाद रॉड की लेंथ के बराबर हो गया. सवाल खत्म. कुछ रटना ही नहीं है. यानी जो 26 वाला नंबर है वो यहां कहीं हुआ करता था पहले पीछे, और वो बताओ एक्सपेंड करके यहां पहुंच गया 15 डिग्री गर्म करने पर, और वो कह रहा है कि ये 2 पॉइंट की रीडिंग 26 मिल गई. बोलो भाई. तो बताओ 26 1 प्लस अल्फा कितना है?
1.2 कि 1.1? 2 इंटू 10 की पावर -5। टेम्परेचर डिफरेंस 15। ये हो गई उन दो पॉइंट के बीच का गैप। बताओ जल्दी से आंसर। 26.00468 मीटर, 468 मीटर ये आ रहा है। ये है सही रीडिंग, राइट। यानी ये स्केल 26.0048 को रीड कर रहा है, ओनली 26। बोलो भाई। कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ा जाए। अब सुनिए, अब अगर हम बात करें, मान लीजिए स्केल भी बढ़े, रॉड भी बढ़े। अब हम ले रहे हैं जो केस, उसमें दोनों एक्सपेंड कर रहे हैं, स्केल भी और रॉड भी। ध्यान दीजिए, ये हमारा रॉड, ये हमारा स्केल, ये स्केल है। ऐसे इसमें मार्क होंगे, तो बहुत ज़्यादा डिजाइन बनाने की ज़रूरत है नहीं, केवल समझना है, ठीक है। ये हमने देखा एट टेम्परेचर T0 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या देखा कि रॉड के लेंथ के सामने यहां पे क्या लिखा है? LS। रॉड की लेंथ के सामने क्या लिखा है? LS। तो बताओ, लेंथ ऑफ रॉड इज मेजर्ड बाई LS। LS क्या चीज है? वो मार्क, रीडिंग जो किस पे नजर आ रही है? स्केल पर। रॉड में थोड़ी लिखा होगा कि ये कितना बड़ा है, ये तो स्केल बताएगा। तो बताओ, ये बताओ स्केल रीडिंग है, ये स्केल रीडिंग किस टेम्परेचर पे? T0 डिग्री सेल्सियस। अब जो केस हम ले रहे हैं उसमें रॉड भी एक्सपेंड करेगा, अल्फा, स्केल भी नॉन जीरो। अब दोनों ही एक्सपेंसिबल मटेरियल हैं, अब दोनों ही एक्सपेंसिबल मटेरियल, ठीक। अब सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, आप लोग मुझे काफी समझदार लगते हैं, जवाब दीजिएगा। यहां होंगी तीन संभावनाएं। अगर अल्फा रॉड जस्ट इक्वल टू अल्फा स्केल, अगर अल्फा रॉड अल्फा स्केल के जस्ट बराबर है, तो जवाब दीजिए। रॉड का ये वाला पॉइंट अगर एक्सपेंड करके यहां पहुंचा, तो स्केल का ये वाला मार्क भी एक्सपेंड करके क्या इसी के सामने पहुंच जाएगा? तो नई रीडिंग पुरानी रीडिंग के, तो न्यू रीडिंग LS डैश को हम नई रीडिंग कहते थे। नई रीडिंग इज इक्वल टू पुराना रीडिंग, तो LS डैश विल बी इक्वल टू LS। बोलो बोलो। अब सुनो दूसरी संभावना, अगर ऐसे हो जाए कि अल्फा रॉड इज ग्रेटर देन अल्फा स्केल, कौन ज्यादा एक्सपेंसिबल? रॉड। तो रॉड का ये पॉइंट यहां पहुंचा, बताओ स्केल का ये पॉइंट इसके सामने के पीछे रह गया, और पीछे रह गया तो रॉड के सामने जो नंबर मिलेगा LS डैश पहले से कुछ ज्यादा। बहुत बढ़िया, यानी नई रीडिंग LS डैश इज ग्रेटर देन ओल्ड रीडिंग LS। चलो तीसरी संभावना, अगर अल्फा स्केल इज ग्रेटर देन अल्फा रॉड, स्केल ज्यादा एक्सपेंड करेगा। तो ध्यान दो, रॉड का ये पॉइंट यहां पहुंचा, स्केल का ये पॉइंट आगे निकल गया, आगे निकल गया, मान लो यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया ये LS। तो बताओ जो यहां मिलेगा हमें LS डैश, वो पहले से कुछ, तो बताओ नई रीडिंग LS डैश इज लेस देन LS। बोलो भाई। अब तुमने कहा सर इसका मतलब
यहां 3 तरीके के सवाल बन सकते हैं। हम एक ऐसा रिजल्ट तैयार करें जो इन तीनों केस को कवर कर ले अपने आप। तो आपने कहा सर एक काम करिए, जो मैंने बोला वही लिखूंगा, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा स्केल का एक नया मार्क LS डैश, नई रीडिंग LS डैश। बताओ रॉड की फाइनल लेंथ के सामने पहले से था कि एक्सपेंड करके पहुंचा? एक्सपेंड करके। तो LS डैश मुझे नहीं पता कि यही वाला मार्क है कि पीछे का है कि आगे का, मुझे नहीं पता। हमने कहा कोई ना कोई नंबर तो होगा LS डैश जो एक्सपेंशन करने के बाद रॉड की फाइनल लेंथ के बराबर हुआ। तो LS डैश को एक्सपेंशन कराया स्केल के मटेरियल के हिसाब से, और इसे बराबर बताओ इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड की फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ ऑफ रॉड के बराबर। तो इनिशियल लेंथ क्या थी? LS, और ये एक्सपेंड हो गया रॉड के हिसाब से। हमने क्या करा, स्केल का कोई नंबर LS डैश हुआ करेगा, मुझे नहीं पता वो कौन है, छोटा है बड़ा है या वही LS है। मुझे इतना जरूर पता है कि कोई ना कोई मार्क होगा जो एक्सपेंशन करने के बाद रॉड की फाइनल लेंथ के सामने पहुंचेगा। तो मैंने कहा वो LS डैश एक्सपेंड करके रॉड की बढ़ी हुई लेंथ के सामने पहुंच गया। तो वही मैंने किया, देखो LS डैश को एक्सपेंड कराया और रॉड की बढ़ी हुई लेंथ के सामने पहुंचा दिया, बराबर कर दिया। तो देखो यहां से LS डैश की वैल्यू क्या आ रही बेटा? LS पुरानी रीडिंग, LS डैश इज द न्यू रीडिंग, LS पुराना रीडिंग। ये देखो 1 प्लस अल्फा रॉड डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा स्केल डेल्टा टी। अब मुझे लगता है आप समझदार हो गए, बाइनोमियल लगा दें हम डायरेक्ट। क्या लिखोगे बोलो? LS 1 प्लस, बोलो जल्दी से, अल्फा रॉड माइनस अल्फा स्केल डेल्टा टी। क्या इतना ही तो आएगा? ये आ गया रिजल्ट। ये बताओ स्केल की न्यू रीडिंग, ये न्यू रीडिंग किस टेम्परेचर पे? एट टेम्परेचर T0 प्लस डेल्टा टी। ये स्केल की ओल्ड रीडिंग किस टेम्परेचर पे? एट टेम्परेचर T0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सारे केस अपने आप कवर। इधर देखो, अगर अल्फा आर बराबर अल्फा एस, तो ये बताओ अल्फा आर बराबर, ये क्या हो गया? तो LS डैश बराबर ओनली LS। अगर अल्फा आर बड़ा तो ये नंबर पॉजिटिव, तो ये 1 से बड़ा, तो LS डैश LS से बड़ा। और अगर ये अल्फा स्केल बड़ा तो ये नंबर नेगेटिव, ये नंबर 1 से छोटा, LS डैश LS से छोटा। तीनों केस कवर हो जाएंगे। बोलो भाई, कोई दिक्कत? हेडिंग डालिए। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर बोथ, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर बोथ। और ये बातचीत हम लोग अगली क्लास में कर पाएंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए पहले अच्छे से।